आप सबका स्वागत है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। डायबिटीज इज ए कंस्पिरेसी, एक षड्यंत्र। इसका हिंदी डायबिटीज एक षड्यंत्र, मतलब इसकी ये कोई बीमारी नहीं है। ये सब्जेक्ट अपने आप में ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने भी चाहिए। जो मैं आपको बताऊंगा वो ज़रूरी नहीं कि आप मान लें, इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट में रखा है। पार्ट 1 इट इज़ ए कंस्पिरेसी, पार्ट 2 इससे बाहर कैसे निकलें, डायबिटीज से कैसे बाहर निकले, इस षड्यंत्र से कैसे बाहर निकले, एंड पार्ट 3 आपके सवाल जवाब। हो सकता है जो मैं आपको बताऊं वो बहुत शॉकिंग लगे, और स्पेशली अगर आप में से कोई डॉक्टर है या किसी का हॉस्पिटल है तो उनको धक्का लगे या फिर बहुत खराब लगे। तो सवाल हो उसको लिख लीजिएगा ताकि अंत तक आपको याद रहे वो सवाल है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। राइट, सो एक इंटरेक्टिव टाइप हम करने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विद दिस। डायबिटीज एक कंस्पिरेसी है। पहली बात तो डायबिटीज है क्या, व्हाट इज डायबिटीज। ब्रेन में आया खाना खाऊंगा, ये थॉट, खाने को देखा, सेव रखा हुआ, ये जो देखा है, ब्रेन विल सेंड सेकंड सिग्नल, दूसरा सिग्नल भेजेगा। बॉडी अब तैयारी कर रही है कि वो खाना कैसा दिखता है। थर्ड इज आप उसको छुएंगे तो उसका वेट बाहर पता चलेगा, उस बाहर से ब्रेन थर्ड सिग्नल भेजेगा। राइट, तो बॉडी और तैयार हो रही है, इंसुलिन और प्रिपेयर हो रही है, उसका पूरे बॉडी में सर्कुलेशन ऑलमोस्ट अब शुरू हो गया है। फिर वो आपके बिल्कुल नाक के पास आ जाएगा, दिस मीन्स यू आर स्मेलिंग इट, तो ब्रेन फोर्थ सिग्नल भेजेगा। फिर एक्चुअली आप उसको चबाएंगे, और जब वो चबाएंगे तो जब तक वो इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, राइट, ये फूड पाइप से, तब तक इंसुलिन जो कि चाबी है बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स के दरवाजे का, वो चाबी ऑलरेडी ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो रही है। राइट, और जैसे ही खाना पेट से होता हुआ लिवर से क्रॉस करता हुआ अब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी का सोर्स है, तो वो फौरन इंसुलिन यानी कि चाबी सेल्स के दरवाजे तक उसके अंदर ले जाएगी। डायबिटीज वाले केस में क्या होगा कि इंसान सोच रहा है मैं खाना खाऊंगा, जब इंसान सोच रहा है तो ब्रेन ने सिग्नल नहीं भेजा। अब इंसान ने देखा, डायबिटीज पेशेंट ने, ये खाना है, तो ब्रेन ने सेकंड सिग्नल नहीं भेजा। फिर वो खाने को पकड़ा, सेब को पकड़ा, थर्ड सिग्नल ब्रेन ने नहीं भेजा। फिर उसको यहाँ तक लाया, यानी कि नोज, अब ब्रेन के पास मौका है सिग्नल भेजने का, इस बार भी ब्रेन ने मिस कर दिया। अब उसको चबाया, जब चबाया फिजिकली तो ब्रेन ने पहला सिग्नल भेजा। तो इंसुलिन की फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का नाम पेनक्रियाज, राइट। सो उस फैक्ट्री ने अब काम करना शुरू कर दिया, राइट नाउ, राइट। तो एक डिले हो गया। डायबिटीज के पेशेंट की बॉडी उतनी इंसुलिन बनाती है जितना कि नॉन डायबिटीज की। इंसुलिन अमाउंट सेम है लेकिन डिले है, फर्क है कि वो थोड़ा देर बाद, मान लीजिए कहीं आग लग जाती है तो जितना देर से वो फायर एक्सटिंग्विशर पहुंचेगा उतने ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर लगेंगे, समझ रहे हैं ना, राइट। सो जितना जल्दी रिएक्ट होगा उतने कम फायर एक्सटिंग्विशर से काम चल जाएगा, तो दैट इज अ डिले, राइट। सो काम इंसुलिन, पेनक्रियाज उतना ही काम कर रही है, उतनी इंसुलिन बना रही है, बल्कि ज़्यादा बना रही है, बिकॉज वो डिलेड है, राइट। तो जो जब खाना एक्चुअली पेट में गया तब फैक्ट्री ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन खाना पेट में जाते ही लिवर के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया। लेकिन अब ब्लड स्ट्रीम में वो शुगर वेट कर रहा है कब वो इंसुलिन बन के आएगा, और आने के बाद वो चाबी कब सेल के दरवाजे को खोलेगी, और तब वो फूड ब्लड से जाएगा सेल्स के अंदर। तब तक वो ब्लड में ही वो शुगर घूमेगा ना, यानी कि तब अगर आप ग्लूकोमीटर चेक करेंगे तो शुगर लेवल हाई दिखेगा। शुगर लेवल हाई का मतलब सेल्स के दरवाजे बंद है, उसका मतलब पेनक्रियाज बोल रही है अभी मैं फैक्ट्री में इंसुलिन बन रहा है। ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये होता क्यों है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, जब भी आपको फीवर होगा, बुखार होगा, किसी को कोई इन्फेक्शन होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, कोई वैक्सीनेशन होगा, राइट। सो तब, या जब मौसम बदलेगा, मान लो बहुत ठंडी के मौसम में एकदम शुगर लेवल सबका बढ़ जाता है, सभी का बढ़ जाएगा, या कभी चोट लगेगी बॉडी में तब शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये डिफरेंट इसके रीज़न है। तो इनमें से, या खाने पीने से बढ़ जाएगा। सो इनमें से मान लो फीवर हुआ, नॉर्मली मुझे फीवर होगा जब मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ, तो मेरी टेंडेंसी नहीं कि मैं उस वक्त शुगर लेवल चेक करूँ। लेकिन अगर मुझे फीवर हो गया और मैंने मान लो अपोलो में जाके एडमिट हो गया, तो उनकी टेंडेंसी है कि जब भी कोई इंसान आएगा हॉस्पिटल में, वो किसी भी वजह से आए, सबसे पहले उसका शुगर चेक करो। एक बात याद रखिए, जब भी आप बीमार पड़ेंगे, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उस वक्त बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी की शुगर लेवल बढ़ जाता है। वो कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, इट इज नॉट ए एबनॉर्मल थिंग। लेकिन वो बढ़ा हुआ शुगर जब बॉडी वो देखेगा, डॉक्टर बोलेगा आपका 300 है या 400 है, वॉटेवर, यहाँ पे आता है कंस्पिरेसी। किडनी फेलियर जैसे रेटिनोपैथी जैसे, या फिर डायलिसिस में जाना, ये सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं अगर ज्यादा शुगर रहेगा ब्लड में।
तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा शुगर रहे ब्लड में। तो वो कैसे होगा? ब्लड में ज़्यादा शुगर, पहले बात तो ज़्यादा कितना ज़्यादा को ज़्यादा बोलेंगे, ये एक अलग सवाल है, इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। बट ज़्यादा कम 1978 से पहले सिर्फ इतना पता था कि कम शुगर कम बीमारी, ज़्यादा शुगर ज़्यादा बीमारी, लेकिन वो क्या कम और ज़्यादा, दैट वाज अ कंफ्यूजन टिल 1978। खैर, डायबिटीज़ की दवा बिकने वाली जो दवा है उसका नाम है रोज़िग्लूटाज़ोन, सबसे ज़्यादा जो बिकती थी, हाईएस्ट सेलिंग। तो उसके कहानी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करना क्या है और हो क्या रहा है। 1999 में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने एक दवा लॉन्च की, रोज़िग्लूटाज़ोन। ये दवा खाते ही शुगर लेवल कम हो जाता है। एजम्पशन ये है कि शुगर लेवल कम होना यानी कि बीमारी का कम होना, लेकिन ये एजम्पशन है, राइट? क्योंकि ये देखा गया कि जिन लोगों का शुगर लेवल कम है वो कम बीमार हैं, जिन लोगों का ज़्यादा है वो ज़्यादा बीमार है, राइट? तो जो ज़्यादा वाले हैं वो कम बीमार पड़ना चाहते हैं, तो ये अगर रोज़िग्लूटाज़ोन आपको दे दिया जाए तो आपका शुगर लेवल यहाँ पहुँच जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप कम बीमार होंगे। इट इज़ क्लियर, राइट? लेकिन क्या ऐसा होता है? तो 1999 में इसके लिए कुछ ट्रायल्स हुए। कोई भी दवा लॉन्च करने से पहले ट्रायल्स होते हैं, छोटे मोटे ट्रायल्स होते हैं। उस ट्रायल्स में ये देखा गया कि अगर दवा खा के रोज़िग्लूटाज़ोन लेके अगर शुगर लेवल कम करेंगे तो हार्ट की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। 150 का शुगर लेवल है, कम शुगर तो कम बीमारी। आप यहाँ पे हैं, 400 है तो ज़्यादा बीमार, राइट? अगर आपको कम बीमार होना है, हार्ट फेलियर का चांस कम हो जाए, किडनी फेलियर का चांस कम हो जाए, आप ज़्यादा स्वस्थ हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, 150 200 यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। आप पहुँच नहीं पा रहे, तो एक तरीका है कि ये जो दवा है ये मैं आपको दे दूंगा, तो आप उठ के यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? नंबर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या रिस्क फैक्टर भी यहाँ से यहाँ पे आ गया क्या? मान लीजिए 2 आदमी, एक और आदमी है, वो भी यहाँ खड़ा है लेकिन उसको दवा नहीं मिली है वाली, वो यहीं कहीं खड़ा है, तो क्या इनके चांसेस कम हो गए बीमार पड़ने के? इंटरेस्टिंग बात है, इनके चांसेस बढ़ गए हैं यहाँ वाले आदमी तक। गेटिंग द पॉइंट? घटे तो नहीं, बढ़ गए उल्टा, राइट? यहां तक, मतलब वो तो यहां पे था ऑलरेडी, राइट? और यहां वाला कोई आदमी को तो उससे कम खतरा था, लेकिन वो नंबर में, ग्लूकोमीटर में रीडिंग यहां बता रही है, वो खुश हो रहा है, बट एक्चुअली में उसका खतरा यहां में पहुंच गया है, राइट? ये बात 1999 में जब वो लॉन्च हुआ था तब ग्लैक्सो को पता चल गया ट्रायल्स के थ्रू। लेकिन उन्होंने ट्रायल्स को मैनेज किया, उसको छुपा दिया, कहा नहीं सब ठीक है, वो छुपा दिया। वो एक अलग स्टोरी है। अगर उस स्टोरी की गहराई में जाना चाहते हैं तो वो स्टोरी के दस्तावेज मेरे पास हैं, जो लोग चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं, ईमेल में कर सकते हैं उसको। फिर यहाँ पे 1999 में जब लॉन्च हुआ, डॉक्टर जॉन बूस, जो कि उस वक्त के अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के हेड थे, चीफ थे, उन्होंने इस बात को पकड़ी कि भाई इंसान का ब्लड शुगर वहाँ हो गया, लेकिन उसका तो खतरा और बढ़ गया। हमारा इरादा ब्लड शुगर को कम करना नहीं है, हमारा इरादा है कि ब्लड शुगर के ज्यादा होने से जो खतरा है उस खतरे को कम करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम में से कोई भी शुगर लेवल से कोई मतलब नहीं हमें मतलब है हम ज्यादा दिन तक हेल्दी कैसे रहे, हमारे हार्ट अटैक के चांस कम कैसे हो, हमारे किडनी फेलियर के चांस कम कैसे हो। तो इसका उल्टा हो रहा है। जॉन बूस ने ये जाहिर किया, तो कंपनी ने उनको धमकी देके, माफिया धमकी देके चुप करा दिया। ये बाद में खुला, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास, राइट? जग जाहिर है। लेकिन उसके बाद 2003 में WHO ने भी यही बोला कि देखा गया कि जो लोग ये दवा ले रहे हैं उनके हार्ट अटैक के चांस और बढ़ जा रहे हैं रादर की कम होने के। सो WHO को भी उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट देके चुप करा दिया। उसके बाद 2007 में पूरे दुनिया से रिपोर्ट आने लगी कि जो लोग ये दवा ले रहे हैं उनका नंबर तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन उनका खतरा बढ़ गया, वो मरने लगे, 43% बढ़ गया। फाइनली 2010 में जब दुनिया से रिपोर्ट आने लगी तो ये दवा बैन हो गई। बैन तो हुई, 2012 में कंपनी के ऊपर केस हुआ, $3 बिलियन का, $3 बिलियन कंपनी को भरने पड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में, देश में, इस देश में और दुनिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, थोड़ा सा पैसा दे दो वो पॉइजन को भी अप्रूव कर देंगे। दैट इज द कॉन्स्पिरेसी। और वो कॉन्स्पिरेसी पता होना जरूरी है आपके लिए, ओनली देन यू कैन बी आउट ऑफ दैट। ओके, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग ट्रायल हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर पे, उसका नाम है ऑल हैट, एंटी हाइपरटेंसिव एंड लिपिड लोअरिंग
फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक ट्रायल। ये इसमें करीब 33,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया पूरे दुनिया भर में से। ये ट्रायल ये देखना चाहता था कि बीपी का क्या है, बीपी की दवा लेने से बीपी तो कम हो जाती है। जोसिन, डॉक्साजोसिन फाइजर का दवा है। ये इसलिए मैं इस दवा को पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये उस वक्त का बेस्ट सेलिंग दवा था। ये एकदम से ब्लड प्रेशर कम कर देती थी, तो इससे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जब ट्रायल शुरू होते देखा कि इस दवाओं पे जो लोग थे उनकी मृत्यु ज़्यादा जल्दी होने लगी। तो एथिकल ग्राउंड पे पहली वाली दवा को हटा दिया गया। जब पहली वाली दवा को हटा दिया जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सेलर दवा था, तो फाइजर को बहुत धक्का लगा। तो फाइजर ने अपना षड्यंत्र, छोटे मोटे और ट्रायल खुद ही स्पॉन्सर करके ये साबित करना शुरू कर दिया कि भाई ये दवा बहुत फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स, राइट, जबकि ये था गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स, ऑल हेल्थ ट्रायल। सो खैर, अब 2002 में ट्रायल के रिजल्ट को पब्लिक करने का समय आ गया। दुनिया के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको एक जगह इकट्ठे करते हैं, करीब 25,000 उस वक्त का फिगर है। 25,000 हार्ट डॉक्टर केम टू सी द रिजल्ट क्या है। फाइजर ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। जिस दिन वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट थी उस दिन फाइजर ने सारे डॉक्टरों को इनवाइट किया कि आज आपको हम कैलिफोर्निया घुमाएंगे। आपने शहर देखा नहीं, और उससे ज़्यादा मजेदार बात यह है कि सारे डॉक्टरों ने सोचा कि कैलिफोर्निया घूमना ज़्यादा जरूरी है, ट्रायल के नतीजे तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो जिस वक्त वो नतीजे का अनाउंसमेंट हो रहा था उस वक्त सारे डॉक्टर कैलिफोर्निया की शायद सैर कर रहे थे। अलग अलग देशों में जो आए हुए डॉक्टर थे, इंक्लूडिंग यहाँ से भी कुछ डॉक्टर गए थे। और उसके बाद उन डॉक्टरों से फीडबैक लिया, तो फीडबैक उनका क्या था? हाँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, राइट। एक अंधाधुंध फीडबैक जो फाइजर ने सिखा था। ये तो हो गया डॉक्टरों को मैनेज करना। अब मैनेज करना था अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी को कि वो क्या प्रेस विज्ञप्ति देते हैं। तो उन्होंने प्रेस रिलीज दे दिया कि डॉक्साजोसिन जो है ये दवा ठीक नहीं है। उसके देने के 1 घंटे के अंदर एक और प्रेस रिलीज किया जब फाइजर ने उनको कॉन्टैक्ट किया और ये वादा किया कि हर साल हम आपको 20 करोड़ रुपए डोनेशन देंगे अगले 15 साल 20 साल तक लगातार। और 1 घंटे के अंदर एक और प्रेस रिलीज हुआ। प्रेस रिलीज को उन्होंने रिलीज किया कि भाई ये डॉक्साजोसिन उतना खराब भी नहीं है, एटलीस्ट जो लोग इस दवा पे हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। 2 प्रेस रिलीज, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेस रिलीजेस, राइट। जबकि इकट्ठे हुए थे ये देखने के लिए कि इसका नतीजा क्या है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कई बार मैं भी जाता हूँ और वहाँ पे हमें लगता है कोई बहुत सीरियस कुछ होता होगा, हमारे हेल्थ के बारे में बात होती होगी, बट इसका विपरीत है। शॉपिंग होता है, बहुत सारे काम होते हैं। इंडिया की बात करें, बाहर की बात करें, अभी की बात करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, 3-4 महीने 6 महीने पहले की बात, हर साल इंडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपनी मीटिंग करते हैं टॉप के 50 डॉक्टर कि अगले 1 साल हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। डेंगू की बात करेंगे या हार्ट डिजीज बात करेंगे या डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज देंगे। नवंबर के महीने में जो 50 डॉक्टर को मिलना था इस विषय में बात करने के लिए, देश के नागरिक के हेल्थ के विषय में बात करने के लिए, तो जगह कौन सी चुनी जाए? जगह चुनी बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड। मैं ये पूछता हूं कि ऐसा कौन सा काम है जो वहां हो सकता जो यहां नहीं हो सकता? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई जगह नहीं मिली उनको कि बैंकॉक में ये डिसाइड करेंगे कि भारतीय नागरिकों के हेल्थ के लिए इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या इनिशिएटिव ले। सो try to understand that you have to be responsible, take the responsibility back to yourself. आप अगर सोचें वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे डॉक्टर खराब हैं, लेकिन वो एक प्रोटोकॉल से चलते हैं कि ऐसा अगर हुआ तो ये कर देना, ऐसा हुआ तो ये कर देना, अपना दिमाग मत लगाना बीच में। तो वो प्रोटोकॉल के हिस्सा है। इवन अगर उनको भी डायबिटीज हो जाए तो वो भी खुद भी अपने आप को वही करेंगे जो आपके लिए कर रहे हैं। तो वो एक बड़े षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा है। तो वो ये तो चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए, लेकिन वो पूरे जकड़े हुए हैं प्रोटोकॉल को जैसे उन्होंने ब्रेक किया तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए उनका दोष नहीं, दोष इतना है कि उन्होंने अपने आंखों को बंद किया हुआ है। एक्चुअली वो आपकी कोई बुरा चाहते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन दैट इज द रियलिटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहली बात कि शुगर लेवल नॉर्मल होने का मतलब लो डिजीज, लेकिन शुगर लेवल को अगर नॉर्मल रखा दवा के साथ तो भी क्या लो डिजीज है। अभी हमने 2 दवा के बारे में देखा, पायग्लिटाजोन, रोज़िग्लिटाजोन, दोनों के केस में था कि नहीं, उल्टा है कि आपका ब्लड शुगर तो कम हो गया लेकिन आपका रिस्क फैक्टर, आपके बीमारी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन क्या ये बाकी दवाओं के लिए भी है? मेटफॉर्मिन के लिए है या फिर और जो सल्फोनिलियाज हैं उनके लिए भी है क्या?
द आंसर इज यस। ये आप जो मेरी अभी किताब लॉन्च हुई है डायबिटीज़ कैंटीन में, उसमें ये देखेंगे जितने सारे दवाओं के क्लासेस हैं डायबिटीज़ में, उन सारे दवाओं क्लासेस के भी इस तरह के ट्रायल हुए हैं और अंतिम रिजल्ट ये रहा कि कोई भी डायबिटीज़ की दवा अगर आप लेंगे तो शुगर लेवल भले ही घट जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो खतरा है उससे जो साइड इफेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि आज की तारीख में अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो वो बैड है, खराब है, लेकिन उसको दवा से अगर कम कर रहे हैं तो वो और खराब है। द चॉइस इज बिटवीन बैड एंड वर्स, राइट? तो इफ योर शुगर लेवल इज हाई इट इज बैड, बट इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट थ्रू मेडिकेशन इट इज वर्स। ये बात आज से 5 साल पहले नहीं पता थी, ये बात आज से 10 साल पहले नहीं पता थी, क्योंकि तब ट्रायल्स के रिजल्ट आए नहीं थे। रिजल्ट अब आए हैं क्योंकि तब दवा डिस्कवर हुई थी, इन्वेंट हुई थी। लेकिन वो दवा जब लोगों को लेना शुरू कर देते हैं फिर अपना फीडबैक देते हैं वापस डॉक्टर को कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, फिर उनको कलेक्ट करते हैं, फिर आता है वो एक फाइनल कंक्लूजन। डायबिटीज़ का मान लो कोई किसी का नॉर्मल ब्लड शुगर आता है 400 आता है और दवा से वो 200 के नीचे आ गया, अब दवा वो छोड़ देंगे तो 400 रहेगा, तो क्या ये खतरा नहीं है? यस, ये खतरा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन दवा लेके उसको नीचे करेंगे तो खतरा और बढ़ गया। तो हमारा मेन इरादा है कि खतरे को घटाना, मेन इरादा शुगर लेवल घटाना नहीं है। आप जब डॉक्टर पर जाते हैं उनका फोकस होता है शुगर लेवल कम रहे, वो तो पेशेंट तो मर गया लेकिन शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द गोल। हमारा गोल क्या है? वो एक ही गोल है हमारा, टू लिव अ लॉन्गर लाइफ, टू लिव अ हेल्थियर लाइफ, राइट? किसी एक रीडिंग को नहीं पकड़ना हमारा एम। ये रीडिंग की जो एजुकेशन है वो पिछले 5-10 साल में ज्यादा हो गई है। एक छोटे बच्चे को पूछेंगे कि कितना ब्लड प्रेशर, तो वो भी बोलेगा 120/80, राइट? एक छोटा बच्चा भी बोलेगा ग्लूकोमीटर कैसे काम करता है, सबको पता है। दैट एजुकेशन इन लास्ट फ्यू ईयर्स ओनली इट हैपेंड, ओवर एजुकेशन या मिस एजुकेशन। सो असलियत ये है कि नॉर्मलाइजिंग द ब्लड शुगर विद मेडिकेशन is not equal to lowering the disease, it is opposite of it, right? ये तो एक पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप कुछ डायबिटीज है कुछ नहीं भी कर रहे हैं उसके लिए तो बेहतर है रादर कुछ करने के, मतलब दवाओं के थ्रू कुछ करने के। ओके, सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? यहाँ तक तो होगी कॉन्स्पिरेसी की बात। कॉन्स्पिरेसी मतलब एक बार जैसे ही डॉक्टर पकड़ लेता है कि आपकी शुगर लेवल किसी भी वजह से ज़्यादा है, एक याद रखिए, मैंने बताया अभी, जब फीवर हो जाएगा तब चेक कीजिए जो लोग डायबिटिक नहीं है। जब भी फीवर होता है तो बॉडी की एक प्रवृत्ति होती है कि वो शुगर लेवल को बढ़ा देता है। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, उससे घबराना नहीं है, राइट? जैसे ही आपको वायरल अटैक होता है तो फीवर, टेम्परेचर बॉडी बढ़ा देती है, तो टेम्परेचर से बॉडी फाइट करती है बीमारी के साथ, राइट? सिमिलरली जब भी कोई वायरल अटैक होता है, वायरस, राइट? वायरस हमेशा जाके सेल्स के अंदर छुप जाता है। वायरस हाइड इनसाइड द सेल्स, आपको पता है, वो ब्लड में नहीं ट्रैवल करता, वो सेल्स के अंदर छुप जाता है। तो बॉडी क्या करती है? सेल्स के अंदर खाना कम भेजती है या नहीं भेजती है? खाना अगर कम भेजेगी या नहीं भेजेगी तो खाना कहाँ पे रहेगा? ब्लड सर्कुलेशन में रहेगा। उस वक्त आपका शुगर लेवल हाई आएगा नहीं या लो आएगा? बिल्कुल हाई है। तो वो जो हाई है वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसको हमने रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो बीमारी है, तो डायबिटीज हो गया है। दैट इज अ मिस एजुकेशन। तो बार बार अब उस शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए आपने इंसुलिन दिया या दवा दिया है कि, और फोर्सिंग की वो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फूड है, वो सेल्स के अंदर जबरदस्ती जाए और सेल्स के अंदर वो वायरस वेट कर रहा है कब फूड आए और कब मैं अपने आप को डुप्लीकेट करूँ और मैं पूरे बॉडी में छा जाऊँ, राइट? तो जब भी किसी को बुखार आता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। कई बार छोटे बच्चे डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो मैं पूछता हूँ कि पहली बार कैसे पता चला कि डायबिटीज टाइप 1 है आपको? तब वो बताते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद अचानक बहुत फीवर आ गया और तब डॉक्टर ने सबसे पहले ब्लड शुगर चेक किया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पे 200, 200, क्या आपको लगता है एक्जैक्टली 200 होगा? एक्जैक्टली 201 क्यों नहीं है वो? 201 क्यों नहीं है? वो 199 क्यों नहीं है? व्हाई इट इज जस्ट 200? 200 एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, वो इसलिए रखा गया है कि लोगों को याद रहे ठीक से। 200 एग्जैक्ट ऐसा हो नहीं सकता, राइट? कोई एक नंबर आया होगा उनके पास, लेकिन वो 200 ही क्यों होगा? जो एग्जैक्ट नंबर आया था वो नंबर था, कमेंट टू दैट। लेकिन उससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। 200 उन्होंने अनाउंस किया तो तब से डायग्नोसिस के लिए ये क्राइटेरिया रख दिया कि भाई जिनका 200 से ऊपर उनको दवा देना शुरू कर दो, 200 से नीचे वो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद 1997 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, उन्होंने सेल्फ स्टाइल डायबिटीज के करता धरता बन गए कि उन्होंने ठेका ले लिया कि पूरी दुनिया का डायबिटीज में क्या कैसे ठीक होना वो आज से हम बताएंगे। और उन्होंने एक नया भाषा दिया, एक नई डेफिनेशन दी
कि फास्टिंग ब्लड शुगर, सुबह खाली पेट अगर उठेंगे तो अगर शुगर लेवल 126 से ऊपर होगा तो उसको भी डायबिटीज बोल दिया, राइट। लॉजिक ये है कि पूरे रात भर शुगर बॉडी में जाता है तो और पूरे रात भर खाया नहीं तो ऑटोमेटिकली सुबह वाला शुगर तो कम होना चाहिए ना, राइट। कितना कम होना चाहिए, फिगर दे दिया 126, राइट। फिर उसके बाद फिगर 2003 में और कम कर दिया कि नहीं भाई वो 200 से नीचे होना चाहिए फिगर, 100 से नीचे अगर फास्टिंग हो तो भी ठीक है, 100 से ऊपर हो तो वो डायबिटीज हो जाएगा, फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर 2010 आया तो उन्होंने क्राइटेरिया और बढ़ा दिया, वो 200 था उसको 140 कर दिया और 100 को 100 रखा। एक नया क्राइटेरिया आ गया, SbA1c शुड बी, अगर मोर देन 5.6% है तो भी डायबिटीज है। मतलब 3 तरह के जाल हैं, तीनों में किसी में फंस जाओ। तो चाइना गवर्नमेंट, चाइना के लोगों का दिमाग बड़ा तेज चलता है, आपको पता है। तो उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने एक ट्रायल किया अपने लोगों में कि आज की तारीख में अगर पहले वाला क्राइटेरिया से देखें तो चाइना में कितने लोग डायबिटिक होंगे, दैट इज लगभग 3.5%। आज की तारीख में अगर इस वाले क्राइटेरिया को, दूसरे क्राइटेरिया को अगर हम रख लें, अप्लाई करें पूरे चाइना में, तो कितने लोग डायबिटिक होंगे उसके अनुसार करीब 8%। लेकिन आज की तारीख में जो आज का अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा जो प्रचारित डायबिटीज के क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाए तो आधी चाइना इज डायबिटिक, आधी पॉपुलेशन डायबिटिक है। सो इज इट रियली पॉसिबल? हर दूसरा इंसान बीमार है, राइट। और ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अगर हम बाकी देशों की बात करें, जैसे ही ये नया क्राइटेरिया के ये 3 जाल बिछे उसके बाद इमीडिएटली बाद डेनमार्क में जो डायबिटीज है वो 37% हो गया 11% से, फ्रांस में 15% था तो 45% हो गया, इंडिया में वो 10% लोग डायबिटिक थे तो वो 30, 1/3। याद कीजिए ऐसे 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर आपको डायबिटीज के पेशेंट ढूंढने होते थे तो बड़ा मुश्किल था। लॉजिक क्या है, एविडेंस क्या है, रिसर्च क्या है? द आंसर इज अभी तक तो नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये लिखा हुआ उसमें, वो आपको दिया ना, पढ़िएगा, उसमें लिखा है उसमें, राइट। तो जरा सोचिए कि पूरे दुनिया में या आपके केस में ये डिसाइड करना कि डायबिटीज पेशेंट है कि नहीं, सिंपल इस पेज पे ये उनके एक सोच पे डिपेंड है कि देखते हैं क्या होता है। यू आर गिनी पिग, आप गिनी पिग का रोल प्ले कर रहे हैं, वो देखेंगे फिर बताएंगे फिर चेंज करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फास्टिंग हमें ये सिखाया गया, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो कम होना चाहिए, पोस्ट पेंडल ज्यादा होना चाहिए, राइट। ऐसे ही है ना कि रात भर उन्होंने खाना नहीं खाया तो सुबह का जाहिर है ब्लड शुगर कम आना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है 2005 में ये पता चला कि दुनिया में 55% लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा आता है, पीपी कम आता है, 55% पॉपुलेशन, राइट। तो ये जो सोच है कि फास्टिंग कम होनी चाहिए, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल सोच है, राइट। फास्टिंग ज्यादा आएगा, पीपी कम आएगा, वो नॉर्मल है, राइट, वो ज्यादा नॉर्मल है। 55% पॉपुलेशन में ऐसा होता है, 45% पॉपुलेशन में ऐसा होता है कि फास्टिंग कम होता है, पीपी ज्यादा होता है। तो अगर आप उनमें से हैं कि जिनका फास्टिंग ज्यादा आता है तो आपको लगता है बीमार है, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के 55% हेल्थी पीपल में यही होता है, यही नॉर्मल है। कैसे? इसके पीछे लॉजिक क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना कोई बीमारी नहीं है, वो नाम है, राइट। अब आपने रात को खाना खाया, आप आज एक्सपेरिमेंट कीजिए सबके सब, अपने घर के सारे लोगों के साथ जो डायबिटिक नहीं है और है तब भी, रात को पेट भर के खाइए, मान लीजिए 8 बजे, या कल खाइए 8 बजे, आज तो 8 बजे यहीं करेंगे आप, यहाँ से जा रहे होंगे रास्ते में। खाने के 2 घंटे बाद आप शुगर चेक कीजिए, मान लो 200 होता है, 250 वजह लिखिए, आप देखेंगे अपने परिवार वालों का कीजिए। अब पूरे दिन रात भर आपने खाया नहीं, सुबह उठे फिर चेक कीजिए तो आप देखेंगे घर में आधे लोगों का शुगर लेवल ज्यादा मिलेगा रात वाले से। रात को 200 आ रहा होगा तो सुबह 200 से 250 आ रहा होगा, ज्यादा मिलेगा आधे लोगों का, राइट। वो आधे कोई भी हो सकता है। वो ज्यादा क्यों आता है? रीजन ये है, हम में से 50% लोगों का ब्रेन अलग ढंग से काम करता है। जब आप सो के उठने वाले होते हैं तो ब्रेन देखता है कि अभी उठने वाला है, उठते ही आप बहुत काम करने वाले हैं, बड़ा कुछ सोचने वाले हैं, राइट, और खाना थोड़ा लेट खाएंगे, पता नहीं कब खाएंगे, तो ब्रेन क्या करता है, लीवर को बोलता है कि भाई जो जब तक कि आप खाना नहीं खाएंगे तब तक ताकत कहाँ से आएगी। तो लीवर के पास आपको पता है कि ऑलरेडी स्टोर शुगर होता ही है थोड़ा सा, तो लीवर अपने स्टोरेज में से थोड़ा सा शुगर आपके उठने से पहले ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है, ताकि आप जब उठेंगे उस शुगर का इस्तेमाल तब तक करें जब तक कि आप ब्रेकफास्ट ना करना शुरू कर दें, राइट। इसीलिए आपका फास्टिंग ज्यादा आ सकता है, क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको कॉपरेट करने के लिए, राइट, ये प्रावधान किया है, तो उसी को हमने बीमारी मान लिया। दैट इटसेल्फ वी कॉल्ड इट इज अ डिजीज। वो सिखा भी दिया, हम सीख भी गए, राइट। सो अगर बीमारी है ये फास्टिंग का ज्यादा होना, तो आधी जनता दुनिया की तो फिर डायबिटिक पेशेंट है, राइट। अगर इस लॉजिक को लगाएं तो
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फास्टिंग चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फास्टिंग एक अनरिलायबल सोर्स है। आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल कितना रहता है। कितना रहता है जो ठीक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था ये सारे क्राइटेरियाज की। ये जो सारे क्राइटेरिया अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा स्पॉन्सर्ड क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया को इवन WHO ने भी रिजेक्ट कर दिया, यूरोपियन डायबिटीज एसोसिएशन ने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये क्राइटेरिया ठीक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉलो करता है। इसमें ठीक बिजनेस आ सकता है, राइट? चाहे वो हेल्थ ना आए ना आए, वेल्थ जरूर आ जाएगा इसमें। सो नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हु इज दिस अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन क्या है कि जो ड्रग कंपनीज हैं जो ये दवा निकालती है उनका एक ग्रुप है, और उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बना दिया, और वो उनका माउथ पीस हो गया। तो वो वही सारा काम कर सकती है जिन काम से उनका बिजनेस और बढ़ जाए। मैं आपको सबूत के साथ बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर का ये सवाल जब मैं पूछता हूँ, अब तो पूछना मैंने छोड़ दिया कि कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है या होना चाहिए। नॉर्मली आंसर मिलता है 120/80। लेकिन ये सवाल अगर आप पूछते हैं 1997 से पहले, तो तब का जॉइंट नेशनल कमीशन या जॉइंट नेशनल कमिटी, उनके ऊपर भार दिया पूरी दुनिया ने कि आप बताओ कि कितना स्टैंडर्ड होता है। उनका काम है ये, हर 10 साल बाद वो रिलीज करते हैं। तो उन्होंने रिलीज किया 1997 से पहले, ये था कि 160/100 160/100 से ज़्यादा अगर किसी का ब्लड प्रेशर हो तभी उसको दवा देनी चाहिए ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए, राइट? लेकिन फिर उसका JNC 7, राइट, JNC 6 तक ही था, जॉइंट नेशनल कमीशन की 7th रिपोर्ट 1997 में जब आई, उन्होंने उसको थोड़ा कम कर दिया, 140/90 कर दिया, राइट? और अभी 2014 में दोबारा रिपोर्ट आई 10 साल के बाद, उस से भी ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा। उस रिपोर्ट में ये है, जो फ्रेश रिपोर्ट है, कि जो हमने 140/90 सोचा था वो ठीक नहीं था, फिर दोबारा बढ़ा दिया उसको, राइट? अभी जो करंट गाइडलाइन आप पढ़ेंगे जॉइंट नेशनल कमीशन की या ब्रिटिश जॉइंट कमीशन की या कॉकरेन डेटाबेस की, ये 3 बड़े ही रिलायबल सोर्स हैं। तीनों का कंक्लूजन अभी ये है कि 160/100 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर आपका होगा तब दवा लेंगे, तो उससे घटाएंगे तो आप पेशेंट को कुछ फायदा मिलेगा। अगर आपका 140/90 ऑलरेडी है और दवा लेके और घटा रहे हैं उसको, तो वो डेंजर आपका हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक का बढ़ जाएगा, जस्ट लाइक ब्लड शुगर, राइट? सो दैट इज द करंट। लेकिन फिर 120/80 कहां से आया? ये काम है, ये कारस्तानी है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, राइट? एक और बॉडी है, जैसे डायबिटीज का पूरा जो एजेंट का काम कर रहे हैं वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, वैसे हार्ट के लिए जिन्होंने ठेका ले रखा है वो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। वो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं कि 120/80, वही अखबार में कवरेज देते हैं, न्यूज़ देते हैं, स्पॉन्सर्ड न्यूज़। और आप देखिएगा इस साल के अंत तक वो 115/75 होने वाले हैं। तो यानी कि दुनिया में कोई हेल्दी इंसान बचेगा ही नहीं। फिर वैसे भी आप देखिए 2 तरह के लोग हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से, मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से। एक वो जो बीमार है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, और एक जो बीमार पड़ने वाले हैं, प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन, प्री कोलेस्ट्रॉल। मतलब या तो बीमार है या बीमार पड़ने वाले हैं, हेल्दी नहीं है आप, राइट? अगर 100 से ऊपर है तो डायबिटीज है, 100 से नीचे तो प्री डायबिटीज है, राइट? सो अगर 120/80 से ऊपर है तो हाइपरटेंशन है, उससे नीचे अगर है तो प्री हाइपरटेंशन है, राइट? और कोलेस्ट्रॉल में भी ऐसा है। कोलेस्ट्रॉल में सिंपल नया रूल आ गया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का जॉइंट नियम, कि जब भी कोई पेशेंट आपके कमरे में आए क्लिनिक में, उससे सिर्फ इतना पूछो आपकी उम्र क्या है, और उम्र जैसी बता दे 40 साल, तो सीधा लिख दो कोलेस्ट्रॉल दवा ले लीजिए। नया नियम है ये, ऑलरेडी लागू है ये। तो अगर आप 40 साल से ऊपर है तो आप बीमार हैं, राइट? 40 साल से ऊपर हेल्दी रहने का आपको, राइट, कोई हक नहीं है, तब तो बीमार है आप। सो दैट इज द करेंट गाइडलाइन। सो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये कौन लोग हैं? दे आर बीन फंडेड बाय दीज कंपनीज एंड कंट्रोल्ड बाय दीज कंपनी। इन्हीं कंपनी के जो करता होता है वो वहाँ पे डायरेक्टर है, कोई इसका चेयरमैन है। ये कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है जो लोग वही दवा बनाती हैं जो हाइपरटेंशन की या डायबिटीज की दवाइयाँ वो यही बनाती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इंटरेस्टिंग, आप गूगल में सर्च कीजिएगा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अगर पूछें कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, मुझे क्या खाना खाना चाहिए ताकि मेरी डायबिटीज कंट्रोल में है, तो उन्होंने उस पर किताब निकाली है। किताब यहीं पे थी ना, ये किताब निकाली है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का, कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको कहाँ कहाँ खाना चाहिए।
मैकडोनल्ड में खाना चाहिए, बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम खाना चाहिए, और मैं लिस्ट है पूरा, पिज़्ज़ा हट में जाके ज़रूर खाना चाहिए दिन में 2 बार, और डोमिनोज पिज़्ज़ा में खाएंगे तो भी ठीक रहेगा। KFC चिकन में जा सकते हैं आप हफ्ते में 3-4 बार, और स्टारबक्स में जा सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है। और कौन सा खाना खाएंगे, सारे खाने खा सकते हैं, लेकिन वो दाम के साथ लिस्ट दिया हुआ है। सो पहली बात ये, जैसे मैंने बताया मेरे इस लेक्चर का 3 पार्ट है। पहला पार्ट षड्यंत्र क्या है, दूसरा पार्ट जो आने वाला है कि आप कैसे इससे बचें डायबिटीज से, षड्यंत्र से, तीसरा क्वेश्चन आंसर हो। सो ये किताब अपने आप में सबूत है कि उन पर अप्लाई नहीं कर सकते। वो ये देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि किसी की डायबिटीज ठीक हो जाए, राइट, दैट इज द मेन इंटेंशन। ये साफ सबूत है। ये बुक यहाँ पे बाद में आप देख सकते हैं। ये आप गूगल में जाएंगे ना, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की फूड पे किताब आप लेंगे तो उसमें ये लिखा है, राइट। सो अब ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वो ये सारी कंपनीज के ऐड ये सपोर्ट करती हैं। ये वो कंपनी है जिनकी प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो आप जरूर बीमार पड़ जाएंगे, राइट। और इसमें भारतीय भी कुछ पीछे नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये भी पीछे नहीं है। ये इन्हीं के पदचिन्हों पे चलने वाली, ये इन्हीं के इंडिया के एजेंट है, उन्हीं की डायरेक्शन। मैं उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इनसे पूछेंगे तो ये बोलते हैं ट्रॉपिकाना खाना पीना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ट्रॉपिकाना पेप्सी का एक प्रोडक्ट है, फ्रूट जूस, आपको पता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप तय कीजिए कि 3 दिन तक मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ ट्रॉपिकाना का ऑरेंज जूस पीऊंगा। जब भी भूख लगेगी दिन में 3, 4, 5 बार। 3 दिन के अंदर, अगर आप हेल्थी भी थे पहले, 3 दिन के अंदर आप डायबिटीज पेशेंट हुए। ऑन द अदर हैंड आप ये डिसाइड कीजिए कि 3 दिन तक मैं कुछ नहीं खाना खाऊंगा, मैं फ्रेश ऑरेंज जूस पीऊंगा सिर्फ। जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं शर्त लगा बोल सकता हूँ, अगर 3 दिन तक वो सिर्फ ऑरेंज जूस पे रहेंगे, फ्रेश ऑरेंज जूस पे, तो डायबिटिक थे भी तो ठीक हो जाएंगे। ये करके देखिएगा एक बार, विश्वास आने के लिए। तो बोलने का मतलब यह है कि अमेरिकन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज ऑल्सो लाइक दैट, राइट। आपको कैंट आर ओ का ही पानी पीना चाहिए। अरे भाई कैंट आर ओ का ही क्यों पिए? अच्छा, ये अमिताभ बच्चन बोले तो ठीक लगता है, सचिन तेंदुलकर बोले तो भी ठीक लगता है, चलो वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बॉडी है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ दायरे हैं। डॉक्टर को ये लाइसेंस नहीं होता कि वो किसी भी एक प्रोडक्ट का पब्लिसिटी करे, वो इलीगल है उनके लिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो इलीगल काम कर रही, टीवी में देखते ना आप, वो बोल सकते हैं आर ओ का पानी पीना चाहिए, कैंट वाला पीना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कैंट वाला ने 2 करोड़ रुपये दिए। वो 2 करोड़ उड़ाना ना, वो पटाया, और दूसरा मस्त था बैंकॉक, राइट, थाईलैंड। तो वहाँ उड़ाने के पैसे भी तो चाहिए, वो वहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए कि डायबिटीज होता कैसे बॉडी में। आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कोई भी फ्रूट लीजिए, कोई वेजिटेबल लीजिए, उसका जूस बनाइए। वो जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर रखेंगे तो माइक्रोस्कोप में वो जूस कैसे दिखेगा? वो उसके अंदर ऐसा कुछ दिखेगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। द वे यू आर सीइंग दिस, ये जिंदा है कि ये डेड है? ये लाइव है, लाइव है। ये जो शाइनिंग स्टार देख रहे हैं, ये आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। ये आपका फूड का नेविगेटर है, ड्राइवर। जैसे गाड़ी में ड्राइवर जरूरत होती है ना, वैसे फूड को ड्राइवर जरूरत है। दैट ड्राइवर इज दिस। अब आप ट्रॉपिकाना ले लीजिए या कोई और पैक जूस ले लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए। डू यू थिंक दैट यू विल फाइंड दिस? ऑफ कोर्स नॉट। तो जो खाने में न्यूट्रिशन उतना ही है, उसमें कैल्शियम है, उसमें पोटेशियम है, उसमें आयरन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सारा कुछ तो है। लेकिन विटामिन सी है उसमें, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है। विदाउट ड्राइवर जो एक्स्ट्रा शुगर आता जाता तो यहाँ पे डंप कर दो, और यहाँ पे वैसे भी खाली है तो चलो यहाँ डंप कर दे। जैसे होता नहीं हमारे शहर में कि 7 करोड़ प्लॉट खाली है तो वहीं कूड़ा डंप करने लगते हैं। तो बॉडी भी ऐसे बिहेव करती, क्या जाएगा यहीं डंप करती। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो होता क्या है? दैट लीड्स टू दीज काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, पेनक्राइटिस है, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, ओटाइटिस है। अब देखिए इन सारे नामों में एक पार्ट कॉमन है, आइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, घाव, राइट। तो वहां घाव हो जाता है, और वहां घाव होने से दैट इज पेन, राइट, दैट इज अ डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पेनक्राइटिस हो या गैस्ट्राइटिस हो या ओटाइटिस हो या अर्थराइटिस हो, बॉडी के किसी पार्ट में घाव अगर है तो वो कोई अलग बीमारी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा आपको अर्थराइटिस उसका अलग डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, आपको पेनक्राइटिस उसका अलग स्पेशलिस्ट है। जबकि ये सारे बीमारी एक ही बीमारी है। एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी मैनेज नहीं कर पा रही तो उसको कहीं छुपा देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप में से कुछ लोगों की बॉडी ये नहीं चाहेगी कि आपको इस तरह की बीमारियां हो, तो वो एक नया स्ट्रेटेजी सोचती है, यार एक बंदा बीमार क्यों पड़े,
तो बॉडी ये सोचती है, ब्रेन ये सोचती है कि शुगर एक्स्ट्रा वाला इधर उधर ना छुपा के इसको वहीं भेज दे जिसके लिए ये आया था। कहा किसके लिए आया था? शुगर सेल्स के अंदर जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ब्रेन ब्लड को इंस्ट्रक्शन देती है जो एक्स्ट्रा शुगर है इसको फटाफट सेल्स के अंदर धकेल के वहीं छुपा दो ताकि इस तरह की बीमारियां ना फैलाए। लेकिन ब्लड शुगर को सेल्स के दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन दरवाजा खुलेगा तभी तो सेल्स अंदर जाएगा, जब शुगर अंदर जाएगा। दरवाजा खुलने के लिए ब्लड को चाबी की जरूरत होती है। वो चाबी का नाम क्या है? इंसुलिन। और इंसुलिन की एक फैक्ट्री है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ कहीं इंसुलिन की फैक्ट्री एक बनी है, छोटी सी फैक्ट्री उंगली के बराबर। वो फैक्ट्री वो शुगर बना, वो इंसुलिन बनाती है। तो ब्रेन फैक्ट्री को बोलता है ज्यादा इंसुलिन बनाओ, ज्यादा चाबी बनाओ, ताकि ज्यादा सेल्स ज्यादा देर तक खुले रहे, ताकि जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है वो उसमें भर दे। ये आइडिया तो ठीक है ना? अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, ना हाई ब्लड प्रेशर, ना इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्या कहते हैं? अब लगभग ठीक ही लग रहा है, लेकिन आपको फिर भी शक हुआ नहीं, अब तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये शक तो हुआ दिमाग में। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है। जब भी बॉडी ज्यादा इंसुलिन पैदा करती है, इंसुलिन के साथ एक बाई प्रोडक्ट पैदा होता है, इसे कहते हैं IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF। सो ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए काम करती है। हमारे सिर के बाल ग्रो होते हैं, हमारे नाखून ग्रो होते हैं, बच्चा ग्रो होता है, IGF का रोल है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। लेकिन अगर ये अधिक बॉडी प्रोड्यूस करेगा तो कई बार हमारा बॉडी उस एक्स्ट्रा को यूज नहीं कर पाता, तो एक्स्ट्रा को छुपाता है कहीं ना कहीं। कहाँ छुपाएगा? किडनी में छुपा देगा, लिवर में छुपा देगा, कहीं ना कहीं छुपा देगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, अपने लॉजिक से बताइए, अगर एक्स्ट्रा IGF बॉडी ने कहीं छुपा दिया तो वहां क्या होने वाला है? उस वाले पार्ट की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। लेकिन उतनी अच्छी भी किस्मत नहीं है वो, इसलिए कि जो लोग डायबिटीज इनको रहती है लंबे लंबे समय तक, ये देखा गया कि 20% ऑफ द पेशेंट दे बिकम ब्लाइंड बाय द लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। About 20 to 50% of patient they end up being a kidney damaged patient. About 15% of patient, 15% लोग अपने जीवन के आखिरी समय तक अपने पैर गंवा बैठते हैं डायबिटीज की वजह से। तो अगर आपने सोचा कि डायबिटीज है मुझे, मैं दवा खा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा, चलता नहीं रहेगा। ये आखिरी जीवन में, लास्ट के 5 साल, लास्ट के 10 साल अंधे बन के या पैर गंवा के जीना पड़े, जरा सोचिए, दैट इज रियली पेनफुल। व्हाई यू वांट टू डू दैट? कई बार मेरे कई सारे लोग मिलते हैं, हमारे मित्र बोलते हैं सब कुछ ठीक है, दवा ले रहा हूँ, सब नॉर्मल है, छोड़ो उसको। लेकिन देखिए वो पैर भी आप ही के, वो आंखें भी आप ही को, डिसाइड आपको करना है। राइट? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपने कि जीवन के आखिरी कुछ पल आपको लंगड़े लूले अंधे की तरह जीना पड़े? ऐसा कौन सा पाप कर दिया आपने? सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी आउट ऑफ दिस डिजीज, आउट ऑफ दिस मेडिसिन टोटली। राइट? सो आप देखिए, इसीलिए अब नया नाम आया डायबिटी, डायबिटीज टाइप 3, डायबिटीज 1.5, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेडिकल साइंस को समझ आने लगा कि सारी बीमारी ये सारी बीमारी अलग अलग नहीं है। कैंसर अलग बीमारी है, हार्ट डिजीज अलग बीमारी है, किडनी फेलियर अलग बीमारी है, सारी ही डायबिटीज ही हैं। डायबिटीज के ही अलग अलग रूप हैं। अगर आपने ये सीख लिया कि मुझे वो एक्स्ट्रा शुगर को कैसे कम करना है या बढ़ने नहीं देना है, 1 ग्राम जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये सारी बीमारियां नहीं होंगी, और जिनको है वो रिवर्स हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात, प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहा, प्रिवेंशन तो होगा ही, लेकिन जिनको है वो रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको आगे दिखाता हूं कैसे। राइट? सो स्टेप 1, पहला स्टेप, मतलब अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये अगला 3-4 मिनट मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी स्टेप 1 आपको क्या करना है, जो लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन की गोलियों पे हैं, पहला स्टेप, अगले 45-48 आवर्स यानी कि अगले 2 दिन तक के लिए वो दवाइयाँ छोड़ देना है। राइट? इंसुलिन के लिए आगे बताऊंगा, लेकिन दवाई छोड़ दीजिए, डायबिटीज की और बीपी की। कोई लोग बोलते हैं कि मैं तो 20 साल से ले रहा था, कुछ अगर हो गया मुझे तो आप जिम्मेदार हो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। राइट? मैं आपको ये पूछता हूं कि दवा ले रहे हैं, अब कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? राइट? वो डॉक्टर पूछता है आप दवा छोड़ देंगे, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब डॉक्टर पूछे अगर मैं दवा ले रहा हूं फिर कुछ हो गया तब क्या जिम्मेदार है? वो बोलेगा तब तो मैं बिल्कुल नहीं हूं जिम्मेदार। बल्कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी इंटरवेंशन सर्जरी होती है या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, एंजियोग्राम वगैरह, तो पहले लिखवा लेते हैं, देखिए इस टेस्ट के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है, आप तो ये बता दो तब पैसे किससे लेने और लाश किसको देनी है। तो ये जो सोच है आपके दिमाग में कि कोई और जिम्मेदारी ले रहा है मेरे हेल्थ की, वो बिल्कुल एक फालतू सोच है, वो है ही नहीं ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एट द एंड ऑफ द डे इफ एनीबडी इज रिस्पॉन्सिबल दैट इज यू, वो सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल है, कल भी आप थे और आज भी आप हैं। राइट? लेकिन अभी तक का जो ड्रग ट्रायल रिपोर्ट है, आपने वो किताब मेरी पढ़िएगा डायबिटीज के अंतिम दिन, उसमें यही आया है कि जो लोग हाइपरटेंशन और डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं उससे उनका रिस्क फैक्टर घटता नहीं है, बढ़ जाता है। तो अगर आप दवा छोड़ेंगे तो रिस्क फैक्टर घटेगा, बढ़ेगा नहीं।
राइट? सो दैट इज द प्रेजेंट कंसेंसस, राइट? सो 48 आवर्स तक छोड़ने के बाद, 48 आवर्स में इसलिए बोल रहा हूँ, 48 आवर्स में वो दवा का जो असर था वो सब चला गया। अब आपकी बॉडी अपने आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रही है। अब खाना खाने के बाद 2 घंटा वेट कीजिए, पोस्ट पेंडल जिसे बोलते हैं, और ब्लड शुगर देखिए, अगर वो 250 से कम है तो वो शुगर की गोली फालतू में ले रहे थे, बेकार में ले रहे थे, अब तो शुगर की बीमारी है ही नहीं, आप बच गए। और खाना खाने के और 48 आवर्स के बाद जब आप रेस्टिंग पोजीशन पे हो, जब कोई चिंता ना हो, राइट, तब अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर वो 160/100 से नीचे आ रहा है तो दवा लेंगे, राइट? मान लो 150/90 आ रहा है तो दवा लेके उसको 140 या 120 करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को और डैमेज कर रहे हैं। हाँ, अगर 160/100 से ऊपर है तब थोड़ी बहुत दवा लेके उसको उससे नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए, बट वो सब में नहीं होगा। 90% पेशेंट पाएंगे कि वो पेशेंट थे ही नहीं, उनका तो नेचुरली ही इससे कम आ रहा है, नेचुरली ही। दिस मीन्स उनको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी, उनको दवा की जरूरत नहीं थी, और दवा लेके अपना हानि ही कर रहे थे, राइट? तो मैंने ये देखा कि 70 से 90% पेशेंट इस फॉर्मूले के हिसाब से वो दवा छोड़ के, मेरी बाकी आगे जो बताने जा रहा हूँ उसको नहीं भी करेंगे तब भी वो पेशेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 150/90 बहुत अच्छा हेल्थ का निशानी है, लेकिन उसमें अगर आप दवा लेंगे तो फायदा नहीं होने वाला, राइट? तो फायदा तभी होगा जब इतना ज्यादा हो जाए कि वो ज्यादा खतरनाक 160/100, उससे ऊपर होगा तो दवा से थोड़ा नीचे करेंगे तो खतरा थोड़ा घटेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो स्टेप 1, इस स्टेप के अनुसार 70% लोग तो यहीं से आजाद हो जाएंगे कि वो दवाओं से आजाद हो गए, लेकिन 30% लोग ऐसे होंगे जिनका ब्लड शुगर 250 से ऊपर मिलेगा, जिनका ब्लड प्रेशर हो सकता है इससे ऊपर मिले। उनको क्या करना है? उनको मेरे स्टेप 2 एंड स्टेप 3 फॉलो करने हैं। अच्छा, स्टेप 2 की बात करते हैं। उनको कैसे, इसको क्या उनको दवा लेनी है? उनको भी दवा नहीं लेनी है, लेकिन हाँ, उनको इसको नीचे जरूर करना है। नीचे करने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। 2-3 दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, 2-3 दिन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एक जगह है अंडमान निकोबार, राइट? और वहाँ पे जारावास एक जगह है, एक ट्राइब है, और उस एरिया की मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, जारावास। आपने टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री में देखा था 50,000 साल पहले आदि मानव लोग कैसे जीते थे, राइट? जब ना तो वो उनके पास कुछ कल्टीवेशन का उनको नॉलेज था, और वो सिर्फ फल, वेजिटेरियन या शिकार करके जीते थे, एनिमल की तरह। 50,000 साल पहले मानव जैसे जीता था। ये इंडिया में एक जगह है अंडमान निकोबार में, आज भी वहाँ पे मानव जानवरों की तरह जीते हैं, जस्ट लाइक टार्जन की तरह जीते हैं। ना उनके पास कपड़े हैं, ना उनके पास खाना है, वो बाकी जानवर जैसे जंगल में रहते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं। उनमें और बाकी जानवरों में कोई अंतर नहीं है। आपको अगर लाइव ये देखना है कि 50,000 साल पहले आदि मानव कैसे हुआ करते थे, तो वो पूरे दुनिया में एक जगह आज भी वैसा है जो मॉडर्न लाइफ से कटा हुआ है, मॉडर्न लाइफ ने जिसको टच नहीं किया। दैट प्लेस इज कॉल्ड जारावास। लेकिन यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, राइट? ये प्रोटेक्टेड प्लेस है। यहाँ जाएंगे तो जैसे कोई देखेगा ये जारावास के लोग की कोई कपड़े पहन के आ रहा है तो सोचेगा हमारा दुश्मन, पता नहीं एलियन कौन आ गया, तीर कमान है उनके पास, उससे वो मार डालेंगे। वो बड़ा ही खतरनाक होते हैं। उन एक आदमी के पास इतनी ताकत होती है कि 5-5 हम लोग वो एक काफ़ी होते हैं। दे आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। तो यहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, और एक डॉक्टर, राइट, डॉक्टर R.C. कर, डॉक्टर आर, उनकी किताब है, राइट? और वो 10 साल से लगातार उन्होंने दोस्ती कर ली जारावास से, उनकी भाषा भी सीख ली, उनकी अजीबोगरीब भाषा, आदि मानव वाली भाषा, और उनके साथ वो रहने लगे। और उनको उन्होंने 10 साल तक ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने किताब निकाली, द जारावास ऑफ द अंडमान, राइट? ये किताब निकाली, और मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको डायबिटीज़ होता है, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ किसी को। मैंने पूछा क्या इनको कैंसर होता है, वो भी नहीं होता। अच्छा, क्या इनको हार्ट की बीमारी होती है, वो भी नहीं होती। अच्छा, क्या कोई बीमारी होती है, तो वो भी नहीं होती। तो मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, आपकी यहाँ जरूरत क्या है फिर? तो उन्होंने ये बोला कि कभी कभी क्या होता है, वो पेड़ से गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, तो एक्सट्रीम केस में हम इनको ले जाते हैं, वहाँ का जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पे थोड़ी बहुत उनको पट्टी उट्टी कर देते हैं, हालांकि इनकी अपनी जड़ी बूटियाँ जो ये खुद करते हैं। तो मैंने और डिटेल में जानना चाहा, तो मैंने कहा इनका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? तो उन्होंने बोला इनका ब्लड प्रेशर रहता है 90/60, 90/60, राइट? और एक बार जब उनको ले गए, ब्लड प्रेशर डॉक्टर पहले चेक किया, अरे बाप रे 90/60, इनका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो उसने बोला रुको, यही इनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सिविलाइजेशन बाय सिविलाइजेशन हमारा ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड क्या है। वो जरूरी नहीं कि सेम ही है सभी का, पूरी दुनिया का एक ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो हमें गाइडलाइन मिलते हैं वो अमेरिका का मिलता है, वो अमेरिकन से ठीक होगा। उनके कपड़े आपको ठीक से आ जाए वो जरूरी नहीं है। उनके कपड़े नहीं आ रहे इसलिए अपने आपको फुला लिया ताकि उनके कपड़ों में फिट आ जाए, तो दिक्कत बात नहीं है ना, राइट?
सो कैसे पता चलेगा हमारा स्टैंडर्ड क्या है? आप हेल्दी फील कर रहे हैं क्या, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं क्या, ताकत लग रही है क्या? तो जो भी अगर आंसर है यस आई एम फीलिंग हेल्दी, तो मतलब सब कुछ बिल्कुल बराबर है, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सो यहाँ पे मुझे स्टडी करने का मौका मिला कि ये लोग क्यों नहीं बीमार पड़े। ये तो भाई इंडियंस हैं, दीज आर ऑल इंडियंस, राइट, लेकिन ये कभी बीमार नहीं पड़ते, इनको डायबिटीज़ नहीं होती, हार्ट की डिजीज नहीं होती। तो ये कैसा खाना खाते हैं, क्या करते हैं कि बीमार नहीं पड़ते? आई कलेक्टेड द डेटा। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाला देश एक देश है कुवैत। कुवैत मेडिकल एसोसिएशन की मदद से कुछ समय मैं वहाँ पे बिता पाया और ये जानने की कोशिश किया कि यहाँ सबसे ज़्यादा बीमार क्यों है, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट क्यों है। उस वक्त थे 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन व डायबिटिक, आज अबाउट 24.5% या 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायबिटिक। और अमंग एडल्ट पीपल एवरी सेकंड इज रियली डायबिटिक एंड रियली वेरी सिक कुवैत में। और इंसिडेंटली वो दुनिया का सबसे अमीर देश भी है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनका लाइफ में और इनके लाइफ में क्या फ़र्क है कि इनमें डायबिटीज़ होती नहीं है और उनमें हर दूसरे को ज़रूर होती है। सो मैंने सिर्फ एक चीज़ पाया जो मुझे कन्विंसिंग लगा, एंड ये जारावास के जो पॉपुलेशन है उनकी फ़ोटो है, राइट। सो मैंने देखा कुवैती पॉपुलेशन जो डाइट लेते हैं उसका, उस डाइट को मैंने नाम दिया VIP डाइट, और जो जारावास के पॉपुलेशन जिस डाइट पे थे उसका नाम दिया DIP डाइट, राइट। जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं, जब वो पेट में जाता है वो या तो VIP की तरह बिहेव करेगा या DIP की तरह बिहेव करेगा। ऐसे VIP क्या है? भारत में VIP मतलब ऐसा आदमी जो सारे नियम कानून तोड़ सकता है, तो वही VIP है भाई, राइट। तभी वो पता चलेगा ये जो VIP। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट में VIP मतलब ट्रैफिक के नियम को तोड़ दो, रेड लाइट है तो उसको भी तोड़ के क्रॉस कर दो, सबको डिस्टर्ब कर दो, देखो VIP आ गया, राइट। तभी उसकी पहचान है कि वो VIP है। ठीक उस तरह से कुछ खाना जब खाते हैं तो बॉडी के सारे नियम को तोड़ के एकदम से वो जंप करके ब्लड में जाके जंप करके वहाँ पे लैंड करते हैं, दे आर VIP फूड। और वो खाना जब भी खाएगा, जो भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा, तो क्विकली मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आई विल बिकम डायबिटीज पेशेंट, राइट। दैट इज कॉल्ड VIP फूड, राइट। फिर एक तरह का फूड होता है, एक तरह के इंसान होते हैं DIP, हम और आप, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, राइट। कि भाई अगर रेड लाइट है तो हमें गाड़ी रोकनी है, ग्रीन लाइट है तो इधर उधर देखना है, फिर सेफली आगे बढ़ना है ताकि हमें खुद को नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। वी आर DIP पीपल। तो कुछ फूड भी इसी तरह से बिहेव करते हैं, लाइक DIP। जब भी आप खाएंगे DIP फूड तो पहले वो इंटेस्टाइन में जाएगा, तो यहाँ पे एक पुलिस हवलदार बोल सकते हैं, इंक्रीटिन हार्मोन, वो इंस्ट्रक्शन देगा कि आगे ब्लड शुगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो आप लीवर में जाके छुप जाओ, ये इंटेस्टाइन में रहो या फिर कोलोन से बाहर निकल जाओ, लेकिन ब्लड के अंदर मत चले आना, बिकॉज ऑलरेडी 250 उनका शुगर लेवल है। तो DIP डाइट कितना भी आप खाएंगे आपका शुगर लेवल 250 से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे सिग्नल सिस्टम को पहचानता है, राइट। सो DIP डाइट। सो जैसे ही कोई इंसान चाहे कितना भी डायबिटिक पेशेंट क्यों ना हो, द मोमेंट यू आर इन DIP डाइट, इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, आप डायबिटिक से नॉन डायबिटिक में आ जाएंगे, राइट। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आप तक ना पहुंचे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंस्पिरेसी। इसे कहते हैं कंस्पिरेसी। दैट्स व्हाट आई से डायबिटीज इज अ कंस्पिरेसी, बिकॉज ये नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, राइट। अब आपके दिमाग में सवाल क्या है इस वक्त? कुछ तो सवाल इस वक्त क्या हो सकता है? या दैट्स राइट, कैसे पता चलेगा कि जो हम खा रहे हैं वो VIP है कि DIP? बस इस पहचान को अगर आप समझ पाए तो बस यही पे सब कुछ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगला 1 मिनट मेरा बहुत ध्यान सुने, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डाइट VIP डाइट है, कौन सा डाइट DIP डाइट है। अगर आपने ये पहचान कर ली, उस पहचान को फॉलो किया, तो ये हो नहीं सकता कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाए, ये हो नहीं सकता आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ये हो नहीं सकता आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई चला जाए, ये हो नहीं सकता कि आप बीमार पड़ जाए, नहीं हो सकता ये, राइट। फिर वही होगा जैसे जारावास के पॉपुलेशन के साथ होता है। जारावास पीपल, यू लिव अ हेल्दी लाइफ, आप जिएंगे हेल्दी, आप मरेंगे हेल्दी, राइट। जो मरने का प्रोसेस है, बाकी जानवर जब मरते हैं उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, दे डाई। ऑटोप्सी में नहीं निकलता कि उनको डायबिटीज था, उसको हार्ट का डिजीज था, कुछ नहीं निकलता। ये निकलता कि उनकी उम्र पूरी हो गई, वो मर गए, राइट। जारावास में भी यही है कि 100 साल हो गए, अब एक दिन देखा ही इज डेड। हाउ टू आइडेंटिफाई VIP एंड DIP डाइट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगला स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिए। 2 तरह के फूड हैं जो हमेशा बॉडी में VIP डाइट की तरह काम करेंगे। पहला उसमें नंबर है एनिमल फूड। कोई भी चीज जो जानवर से आती हो वो अगर आप खाएंगे, दैट बिकम्स अ VIP फूड। कोई भी चीज जानवर से जाती है, आप जब भी कोई खाना को हाथ में लेंगे आप बोलेंगे जानवर से आया या प्लांट से आया। इफ इट इज जानवर तो वो बॉडी में जाएगी तो वो VIP की तरह काम करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो पॉइजन की तरह काम करेगा, आपको इमीडिएटली किल कर देगा। मैं ये बोल रहा हूँ VIP की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मीट, फॉर एग्जाम्पल मछली, फॉर एग्जाम्पल एग्स, फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, राइट।
यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है कई बार कि क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया कि दूध एक टोटल राइट फूड है, वो पूरे बॉडी के लिए सारे उसमें पौष्टिक आहार है दूध में। देखिए याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जिंदगी भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर जिंदगी भर दूध नहीं पीता, कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता। आपने ये देखा होगा शेर हाथी का शेर गाय का शिकार करता है, कभी देखा शेर ने गाय को पकड़ कर उससे दूध पी रहा है? सो मिल्क इज नॉट अ फूड। दूध पहले कुछ महीने के लिए बच्चे के लिए तब तक है जब उसके दांत नहीं निकले, जब तक उसकी ताकत नहीं आएगी वो फूड कलेक्ट कर सके, वो भी अपनी स्पीसीज का, दूसरे जानवर का नहीं। कई लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बड़ा ही न्यूट्रिशियस होता है। दैट्स राइट, गाय का दूध बहुत न्यूट्रिशियस होता है, गाय के बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं। राइट, अंडरस्टैंड। भगवान ने जब दूध बनाया तो हर जानवर के हिसाब से बनाया। आपने देखो गाय का बछड़ा 6 महीने में एक पूरा गाय बन जाता है, करीब 90 kg का गाय, राइट। लेकिन इंसान को 90 kg का बनने के लिए जीवन लग जाता है, 100 साल लग जाते हैं, तब भी 90 kg का नहीं होता। तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं गाय का दूध हम पिलाते हैं ताकि हमारा बच्चा एकदम से ग्रो करे। अरे होता भी ऐसे, इसलिए होता भी सच ये है कि गाय का दूध पिलाते ही बच्चा का ग्रोथ बढ़ जाती है। वो इसलिए द ग्रोथ हार्मोन इन काउस मिल्क इज 6 times मोर देन द ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस मिल्क, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन गाय के दूध में 6 गुना ज्यादा है इंसान के दूध के ग्रोथ हार्मोन से, इसलिए बच्चे की ग्रोथ होने की स्पीड काफी तेज होती है। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को भैंस बनाना चाहते हैं, या गाय बनाना चाहते हैं, या इंसान बनाना चाहते हैं? कोई भी चीज जो तेजी से ग्रो करती है वो अच्छा ही होगा जरूरी नहीं है। कैंसर तेजी से ग्रो करती है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अच्छा होगा। भगवान ने हर स्पीसीज के ग्रो होने की एक स्पीड तय की है, उससे कम या उससे ज्यादा मे नॉट बी गुड, वो ठीक होगा कोई जरूरी नहीं है। फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, गूगल में देखिए, जहां लोग सबसे ज्यादा दूध पीते हैं। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां पे हड्डियों की बीमारी बहुत ज्यादा है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है। दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहां पे सबसे कम दूध पीते हैं, वियतनाम एंड थाईलैंड। दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहां पे हड्डियों की बीमारी ना के बराबर है, कैन यू गेस? थाईलैंड और वियतनाम, जहां मेरे सेंटर्स हैं, राइट। तो आप देखिए, लॉजिक देखिए, राइट। और कई बार लोग बोलते हैं नहीं दूध से, जैसे किसी की मैं देखा कि जो 40 के ऊपर की जो लेडीज होती हैं उन सब में लगभग घुटने की बीमारी, घुटने, हमें आप भी मानेंगे सबके सब कि जो 40 से ऊपर है, एक परेशानी है कि भाई घुटने में दर्द करता है जब उठते हैं बैठते हैं, राइट। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कैल्शियम की गोली देते हैं, बोलते हैं दूध कितना पीते हैं, 1 ग्लास 2 ग्लास कर दो, राइट। कि वो ये डर है कि ऐसा ना कि घुटने में बीमारी खत्म हो जाए और फिर वो मेरे पास आए ना, डबल कर दो उसको। आप इसका उल्टा कीजिए, करके देखिए, राइट। उनको बोलिए 15 दिन का टाइम दीजिए, दूध बिल्कुल बंद कर दीजिए, कैल्शियम गोली उठा के फेंक दीजिए, 15 दिन बाद पूछिए आप कैसा फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 100% ठीक हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पहले जितना था उससे काफी अच्छा हो गया आप, ये पक्का है, बता रहा हूँ आपको, राइट। ये करके देखिए, दीज आर सिंपल चेंजेस जो आप करके देखेंगे वो प्रूफ मिल जाएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप पे कैसा हो रहा है। इसी ऑडियंस में आप देखेंगे काफी सारे, हो सकता है आपको पड़ोसी हो जो 7 अप्रैल को हमारा एक सेमिनार हुआ था, ऐसे ही कुछ, वो तब आए जैसे आज आप आए, उन्होंने ऐसे ही कुछ किया और आज दोबारा आए मुझसे मिलने, अभी बैक स्टेज पे, राइट। विकास बंसल जी यहाँ पे है क्या? विकास जी, या आप हैं? आप सो आइए सर, आपके पिताजी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के साथ। डॉक्टर क्या नाम बताया था? लाए, है ना, जिन्होंने रजनीकांत का ट्रांसप्लांट किया, जिन्होंने अमर सिंह का भी ट्रांसप्लांट किया, राइट। तो पूरा दुनिया घुमा, पूरी चीज़ देखी, लेकिन अब इनका ये था कि भाई इंसुलिन खत्म हो जाए, उनके पिताजी का आपके, कि भाई मैं तो बीमार पड़ी गया, मेरा बेटा ऐसा ना हो। तो लास्ट टाइम ये जैसे आप आए, वो ये भी ऐसे ही आए ऑडियंस में और मुझे मिले, मैंने कहा कि मैं जो बताने वाला हूँ एग्जैक्टली आप कीजिएगा, मुझे 10 दिन बाद बताइएगा। 10 दिन बाद इनका फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन आज अचानक आ गए। मैं चाहता हूँ 1 मिनट में आप अपनी बात बताएं। मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब को 20% फॉलो किया, सुबह तुलसी और अदरक लिया और एक हिंजा टी और सैलेड। मेरी इंसुलिन मैंने अभी 2 महीने से नहीं लगाया और मेरा शुगर लेवल 140, ओनली 20%। वेट कम कहीं 6.5 वेट कम हुआ और तब की मेरी डाइट बढ़ गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बैग में जैसे लेडीज वो पर्स में ले जाते हैं ना लिपस्टिक वगैरह, वैसे ये इनर मेकअप बॉक्स है, मैं हमेशा लेके चलता हूँ। अभी भी आप देखिए मेरे ग्रीन रूम में जाके देखेंगे यही सब मिलेगा। किसी पे डिपेंड मत हो, अपने बीवी पे भी नहीं, खुद पे डिपेंड होइए।
अच्छा बैठी हैं, डिपेंड होना है। लेक्चर तो भूल ही गया कौन कौन लोग बैठे हैं। ओके, नहीं डिपेंड होना चाहिए। सो 12 बजे तक ओनली फ्रूट डाइट, ओनली फ्रूट डाइट। जितनी बार मर्जी, जितना ज्यादा उतना अच्छा, राइट? जितना ज्यादा उतना अच्छा। भूख लगने से पहले खाना, भूख लगने के बाद नहीं। भूख लगने से पहले मतलब भूख लगने से पहले आपकी बॉडी अलग ढंग से काम करती है, लेकिन जब भूख लग जाता है तब वही वाला खाना खाएंगे तो वो DIP की जगह VIP की तरह काम करेगा, तो बॉडी के सिग्नल को इग्नोर कर देगा। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि खाना जो खाना है वो भूख लगने से पहले खाना है। इतना खा लेना है कि अगली बार खाने से पहले खाना तैयार रहे आपके पास 12 बजे तक। अब ये है स्टेप 2। स्टेप 3 जब भी आप लंच एंड डिनर करेंगे, लंच और डिनर 2 प्लेट रखेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में क्या रखना है? आपके पसंद के सारे खाने, छोले भटूरे रखना है, चना रखना है, राजमा रखना है, चावल रखना है, रोटी रखनी है, सब्जी रखनी है, अचार रखना है, डोसा रखना है, इडली रखना है, जो भी आप दुनिया में खाना चाहते हैं उल्टा सीधा सारा रखिए प्लेट 2 में, राइट? प्लेट 1 में 400 से 500 ग्राम 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सके आप, जैसे टमाटर है, जैसे खीरा है, जैसे ककड़ी है, जैसे शिमला मिर्च है, जैसे गाजर है, जैसे मूली है, जो आपको लगता है कि आप सहज कच्चा खा सकते हैं, 4 तरह के, राइट? आपको ये निर्णय लेना है कि पहले मैं प्लेट 1 का 400 से 500 ग्राम वो वेजिटेबल को खा लूंगा। अब जब वो प्लेट 1 खत्म हो जाएगा, अब लाओ प्लेट 2 कहाँ पे? मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर प्लेट 1 खा लिया तो प्लेट 2 की जगह ही क्यों बचेगी? मैं यही तो चाहता हूँ कि प्लेट 2 के लिए जगह ना बचे, लेकिन सीधा सीधा ना बोल के घुमा के बोल रहा हूँ जरा सा, राइट? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं मुझे कि अच्छा ऐसा करता हूँ पहले मैं प्लेट 2 खा लूँ फिर प्लेट 1 खाऊँ, तो नतीजा भी उल्टा निकलेगा। देखिए इसको समझिए साइंस को जरा। प्लेट 1 में 400 ग्राम ऑफ वेजिटेबल है। बताइए DIP है कि VIP फूड है? DIP है ना? तो DIP फूड क्या करता है? स्टमक में जाके ये एसेस करता है कि आगे जाना चाहिए ब्लड स्ट्रीम में या लिवर में या इंटेस्टाइन में रहना चाहिए, कोलोन से बाहर निकलना, यानी कि वो डिसिप्लिन फूड है, राइट? यूं मानिए कि आपकी गाड़ी DIP गाड़ी है और पीछे कोई VIP गाड़ी आ रही है, लेकिन आपने निर्णय लिया मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, तो वो VIP गाड़ी होते हुए भी कुछ देर के लिए DIP की तरह बिहेव करना पड़ेगा ना उसको, उसकी मजबूरी है, बिकॉज आपके उसके आगे आपकी गाड़ी है। गेटिंग द पॉइंट? सिमिलरली वो पहला खाना इंपॉर्टेंट है, पहला वाला कौन सा होगा? प्लेट 1 ही होगा, राइट? अब पहले अपने प्लेट 1 अपने 400-500 ग्राम खा लिया, अब जब प्लेट 2 खाएंगे वही वाला जो उल्टा सीधा छोले भटूरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी खाएंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, दे हैव टू बिहेव लाइक DIP, राइट? यानी कि खाने का मजा भी आ गया और डायबिटीज भी नहीं हुई, राइट? सो एक इंपॉर्टेंट बात कि डिनर हमेशा 8 बजे तक पूरा कर लीजिए। 8 बजे से पहले बॉडी डाइजेस्टिव मोड में होती है, 8 बजे के बाद बॉडी यानी कि सनसेट के बाद बॉडी मोड होता है उसका रिपेयरिंग मोड, तब वो रिपेयरिंग में ज़्यादा ध्यान देता है। उस वक्त अगर आप कोई DIP खाना भी खाएंगे तो कई बार वो VIP की तरह काम करेगा। वो खाने का दोष नहीं है, वो आपकी बॉडी का दोष नहीं है, वो सिर्फ टाइमिंग का दोष है। कई बार वो लोग बोलते हैं 8 बजे तो मेरे ऑफिस में ही होता हूँ, तो दुनिया में जहाँ भी होते हैं जैसे 8 बज गए आप खाना खाना शुरू कर दीजिए, राइट? खाना हुई तो खाना, प्लेट 1 तो खा ही सकते हैं कम से कम, राइट? वो तो अपने पास ही है। सो दैट इज स्टेप 2 एंड स्टेप 3 फाइनल स्टेप, स्टॉप ईटिंग पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, डेयरी एनिमल फूड, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, एमवे की प्रोडक्ट आते हैं, न्यूट्रीलाइट एक्सेट्रा, और सलमान खान का भी एक आता है, क्या कहता हूँ, रिवाइटल, राइट? अगर ऐसी कोई दवा आप ले रहे हैं सप्लीमेंट, उसको लेके सीधे डस्टबिन डालिए, जानवरों को मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो खैर क्यों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है? वो फोल्डिंग अम्ब्रेला की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए आपके पास फोल्डिंग अम्ब्रेला है और उसको खोला हुआ है और आप घर के अंदर जा रहे हैं, घर का दरवाजा छोटा है, अम्ब्रेला के साइज से, तो आप क्या करेंगे? उसको बंद कर लेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर उसको खोल देंगे, राइट? तो कोई भी खाने का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, सेल्स के अंदर जब एंटर करता है तो अक्सर सेल्स के दरवाजे का साइज छोटा होता है, न्यूट्रिएंट स्क्वीज होता है छतरी की तरह, अंदर एंटर करता है फिर ओपन होता है। लेकिन कोई भी जो न्यूट्रिशनल टैबलेट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो स्क्वीज नहीं हो सकता। स्क्वीज होने की जो कला है उसमें खत्म हो गई, वो डैमेज करके अंदर जाएगा। सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर वेरी डैमेजिंग, इसको अवॉइड कीजिए। चाय कॉफी को अवॉइड कीजिए, अगर लेना ही है तो लंच के बाद या लंच से पहले, 12 बजे से पहले मत लीजिए, या फिर अगर पीना ही है तो हुंजा टी पीजिए,
अभी जब बाहर जाएंगे हुंजा टी की हमने इंतजाम किया हुआ है, और जब पियेंगे साथ में उनसे मांगे तो रेसिपी भी दे देंगे, छोटा सा वो रेसिपी लिखी हुई है, वो घर पे बन सकता है, राइट। घर पे जो इंग्रेडिएंट उनसे बन सकता है, कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से, ना चाय पत्ती ना कुछ। सो ये है स्टेप 3। सो अगर आप इसको करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने फॉलो किया तो पहले 72 आवर्स में 70% पेशेंट में डायबिटीज की दवाइयाँ सारी बंद हो जाएंगी, इंसुलिन बंद हो जाएगी, पहले 70% पेशेंट में। एक हफ्ते के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या थायराइड डिजीज से जुड़ी हुई जो बीमारियां, एक हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा अर्थराइटिस में, किडनी डिस्फंक्शन में, ओबेसिटी में 10% वेट रिड्यूस होगा। याद रखिए इस तरह का खाना जितना ज्यादा खाएंगे उतना बॉडी वेट रिड्यूस होगा, उल्टा मोर यू ईट मोर यू लूज, फैट बर्न होगा, उसके साथ उसके एवज में मसल्स ऐड होंगे, लेकिन मसल का साइज छोटा होता है, हल्का होता है, आप स्लिम दिखेंगे लेकिन ताकत होगी। लोग बोलेंगे भाई साहब कमजोर क्यों लग रहे हैं आप, राइट, लेकिन वो आप कॉम्प्लीमेंट मानिए, राइट। आप उनको आदत पड़ गई उनकी आंखों को आपको फूला फूला देखने के लिए, और इंडिया में क्या है कि फूले का मतलब ज्यादा ताकत, राइट, जो कि गड़बड़ है। 6 महीना लगेगा अगर उस फूड में कोई रहेगा तो अस्थमा उसका खत्म हो सकता है, 9 महीना लगता है स्किन डिसऑर्डर में। एक बात मैंने देखा है कि जो ऑर्गन स्टमक से ज्यादा दूर होते हैं उनमें ये फूड ज्यादा लंबे समय में असर करता है। सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन है, स्किन है, जो स्टमक से सबसे ज्यादा दूर है, तो वहां तक पहुंचने में कई बार 9 महीना लग जाता है, 1 साल लग जाता है, लेकिन फिर भी देखिए कि अगर ठीक हो रहा है तो भी बड़ी बात है, राइट। सो इस तरह से जिन लोगों ने ऐसा किया उनको रिजल्ट मिला। उनमें से एक का उदाहरण मैं आपको दूंगा, बिल क्लिंटन का। 2004 में 4 बाईपास सर्जरी हुए, 2005 में लंग सर्जरी हुआ, 2010 में 2 एंजियोप्लास्टी हुए, और वो इतने बीमार पड़ गए, मोटे हो गए, और जब सर्जरी ज़्यादा होती है ना दिमाग बुद्धू हो जाता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं। तो तब उनको इस तरह के डाइट के बारे में पता चला, उन्होंने सोचा कोई चारा नहीं है तो इस तरह के डाइट में रह के देखता हूँ। जैसे ही वो डाइट में रहे विद इन फर्स्ट फ्यू डेज उनकी बीमारियाँ गायब होने लगी, उनका वेट रिड्यूस होने लगा, वो और ज़्यादा हेल्दी हो गए और स्मार्ट हो गए। और अब इस बात को 2010 से लेकर 2016 हो गया, अब इस दौरान वो कभी बीमार नहीं पड़े, इस दौरान वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे इन कंपैरिजन टू उनके पहले के किसी भी टाइम को। और जब उनसे पूछा गया कि आपके इस नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला वो देखिए उन्होंने क्या बोला, व्हाट ही सेड। But I did it for a different reason. But I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I didn't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Minoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren. आपने अभी देखा बिल क्लिंटन ने कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, उनमें से एक डॉक्टर टी कोलिन कैम्बल का नाम लिया उन्होंने, चाइना स्टडी किया। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेन फ्रॉम टी कोलिन कैम्बल। उन्होंने एक और डॉक्टर का नाम लिया कॉल्डवेल एस्टीन, क्लीवलैंड क्लिनिक से। मुझे उनसे भी ट्रेनिंग का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा एग्जैक्टली बिल क्लिंटन ने किस तरह से डाइट लिया, वो मुझे वैसे एग्जैक्टली बताइए सो दैट आई कैन स्प्रेड दिस। तो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने जो सिखाया वही मैंने आपको बताया, और जो असर उनमें देखा वो असर मैंने लोगों में देखा, हज़ारों लोगों में देखा, राइट। यहाँ भी आप में से कई सारे पेशेंट आई नो कि आप इससे ऐसे आपने ये किया और आप ठीक हो गए। कई बार लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं, developed diabetes for 8 to 9 years and 14 units of insulin every night. On 19th of January he was in India. He chanced upon your
video. Yeah. And the moment he reached back in Auckland, he stopped drinking milk. He went on fruit and vegetable diet. And I'm so happy. I'm here for last 3 months. He told me he has lost 17 kgs of weight. His insulin has been stopped 3 months back. Blood test told his GP it is excellent and he has further reduced his medication. The boy is working as an engineer in Auckland. He doesn't get time to do what you are telling 100%. He does only 20-25%, but for sure, no milk, no dairy products. He takes almond milk and he takes fruits and he takes sprouts. He has to eat something, it's a very cold thing, but he is lot more healthier. Great. All thanks to you. मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि इसको पहले तो आप अप्लाई करें जैसे आपने अप्लाई किया और आप ठीक हो गए हैं, राइट? तो अब आप किसी को बताएं देखो मैं ठीक हो गया, वो आप पे बिलीव करेंगे क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपको देखा है 17 साल से कि आप किस तरह से थे और अब भी देखा आपको, राइट? फिर वो ये तेजी से फैलेगा। वो जो डायबिटीज कंस्पिरेसी जिसका जो मेरा मेन मिशन है, ये कंस्पिरेसी तभी जाएगी जब आप सब इस तरह से पार्टिसिपेट करके इसको आगे लेके जाएंगे, कराएंगे, राइट? तो आप में से कई लोग आए हैं जो अभी मुझे बैक स्टेज में बताया, क्या बताया था ना, कैलाश पाठक जी, वहाँ से भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है आपकी शरीर की तरह आवाज़ भी बुलंद होगी। गृहलक्ष्मी है। हाँ, उसमें मैंने आपका हेडिंग पढ़ा कि 72 आवर्स में डायबिटीज टाइप 1 और 2 क्योर। तो मैंने सोचा तो कोई फ्रॉड होगा, कोई ऐसा होता ही नहीं है। किताब रखी एक तरफ। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक वो किताब वहीं पड़ी रही, किसी ने उठाई नहीं। मैं भी रोज़ देखता था पर पढ़ता नहीं था। 2 दिन पता नहीं, मैंने सोचा पढ़ ली उसको, उस पन्ने को पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने आपके यहाँ फ़ोन किया तो फ़ोन पे बोला डॉक्टर साहब से तो बात नहीं हो पाएगी, और बोला आप यहाँ आ जाइए फरीदाबाद में, बोला परसों हमारी सेमिनार है उसमें आप आ जाइए डायबिटीज़ पे। तो मैं उसमें आ गया फरीदाबाद, आपके यहाँ सेमिनार आके मैंने वहाँ सुनी, और आपके जो मित्तल साहब हैं उनसे मैं मिला। मिलने के बाद मैंने वो जब सुनी तो मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए सारी बातें सुन के। 15 साल से मेरे को डायबिटीज़ है, 2001 से, और मेटफॉर्मिन ले रहा हूँ मैं 1 mg सुबह और शाम को ले रहा था। मैंने उसके दूसरे-तीसरे दिन ही मित्तल साहब से पूछ के और वो आपका ये चाइना डाइट वाला प्लान चालू कर दिया। पहले दिन से मैंने दवाई बंद कर दी और आज मेरे को करीबन 8-8.5 महीने हो गए, कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। और मेरी फास्टिंग और ये सब कुछ बनाने वाला है। इसके अलावा मेरे को देख के ही हमारे कुछ लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, कुछ मेरे स्टाफ वालों ने जब मेरे को देखा, मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। तो उसके बाद में 4-5 लोगों को मैंने बताया तो वो भी ठीक हो गए। एक जने ने 30 किलो वजन कम किया है। मेरे मंडी में मेरा फ्रूट का बिजनेस है होलसेल का, और 2-3 लोग और, एक लेक्चरार है दौसा में, उन लेक्चरार ने भी कम कर लिया। एक CA को पढ़ाते हैं वो भी लेक्चरार है, उन्होंने भी, वो भी ठीक हो गए। ऐसे 4-5 लोग ठीक हो गए। तो इसलिए मैं तो आपको मानता हूँ कि आप भगवान ही हो जो डॉक्टरों से और इन दवाइयों के। ये फोटो है नवंबर 2015 पिछले साल की फोटो। हर साल एलिफेंट फेस्टिवल मनाते हैं थाईलैंड में, और इस साल जो पिछले साल जो एलिफेंट फेस्टिवल मनाया सुरीन नाम की जगह पे, वहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने मुझे इनवाइट किया ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने। तो वहाँ पे करीब 250, आप देख रहे हैं 250 हाथी आए हुए थे। और उस फेस्टिवल में, एलिफेंट फेस्टिवल, ये है एलिफेंट की डॉक्टर। तो वो आदत से मजबूर, मैंने एक सवाल जो हर जगह पूछता हूँ, एलिफेंट को डायबिटीज होता है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं होता है। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी, अच्छा हार्ट अटैक तो आता होगा कभी कभी किसी को, तो कहा कि नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। कैंसर होता है एलिफेंट को? कहा नहीं हुआ, नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर होता होगा? कहा कि उसके लिए कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनी नहीं जिससे ये पता लग सके हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं, लेकिन लगता है कि उनको नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में आया तो ये डॉक्टर की क्या जरूरत है? जब कुछ होता ही नहीं तो गवर्नमेंट ने एक डॉक्टर रखा हुआ है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था, वो अनाउंसमेंट कुछ ऐसा था, कृपया हाथियों को इंसानी खाना ना दें, हाथी बीमार पड़ जाएंगे। तो अब देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी हाथी, ये इतनी ताकत है, राइट? तो वो किससे आई है? क्या वो हाथी रोटी खाता है? क्या वो दूध पीता है? क्या वो अंडे खाता है? क्या वो न्यूट्रिएंट खाता है? सिर्फ फल और सब्जी खाता है। पूरे सड़क पे फल और सब्जी पड़े हुए थे, लोगों ने इकट्ठे कर रखे हुए थे, क्योंकि हाथी का जो सब्जी, हाथी की हड्डियां देखी आपने, गधे की हड्डी देखी होगी या घोड़े की, क्या आपको लगता है उनकी हड्डियां कमजोर हैं? उनमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है? क्या वो भर भर के दूध पीते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ फल खाते हैं, वो तो सिर्फ सब्जी खाते हैं, प्लांट्स, राइट?
सो प्लांट से अगर उनको कैल्शियम मिल सकता है, गाय जो इतना दूध देती है तो उस गाय को कहां से कैल्शियम मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो वो कैल्शियम हमें क्यों नहीं प्लांट से मिल सकता है? हमें क्यों गाय के माध्यम से वो दूध से ही मिलेगा? तो ये एक मिथ है, ये एक फैलाया हुआ, इसी को तो मैं बोल रहा हूँ डायबिटीज की कंस्पिरेसी, उससे बाहर निकलना है, राइट? तो फाइनली एक डायलॉग के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ इसको। वो डायलॉग कुछ ऐसा है, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। ये डायलॉग कौन सा मूवी का है? आजकल के डॉक्टर की जो भाषा ऐसी कुछ हो जाती है। कई बार डायबिटीज टाइप 1 के पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं बड़े दुख के साथ कि डॉक्टर ने बोला है जब तक इंसुलिन चलेगी तब तक इसकी सांसें चलेगी। तो मेरा यही कहना है कि डॉक्टर को गब्बर नहीं बनने की जरूरत है, और डॉक्टर हमेशा ये याद रखे कि पेशेंट का काम डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर के काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। तो ऑल द बेस्ट।